बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डैम्पिंग फोर्स के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प मोशन और इसके सलूशन में हम मुख्तलिफ केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें ओवर डैम्प मोशन, क्रिटिकली डैम्प मोशन और अंडर डैम्प मोशन, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कॉसी पीरियड के बारे में, कॉसी फ्रीक्वेंसी के बारे में और इनकी हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डैम्पिंग फोर्स बेसिकली क्या चीज़ होती है कि वो फोर्स जो किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में मोशन को अपोज करे उसको हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। जैसे हम अपनी रियल लाइफ एग्जांपल में एक झूले की मिसाल ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि झूला अगर कोई झुला रहा होता है तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, लेकिन आपने अगर एक दफा झूले को झुला के छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। वो किसकी वजह से रुकेगा? वो डैम्पिंग फोर्स की वजह से रुकेगा। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो डैम्पिंग फोर्स होती है ये सिस्टम डिपेंडेंट है, यानी कि सिस्टम चेंज हो जाएगा तो डैम्पिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगी। कैसे? जैसे हाइड्रोडायनेमिकल सिस्टम में डैम्पिंग फोर्स जो है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह जब हम मैकेनिक्स में देखते हैं तो मैकेनिक्स में जो डैम्पिंग फोर्स है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह जब हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? D इक्वल माइनस बी इंटू डी एक्स ओवर डी टी। और यहाँ बी, ये जो बीटा है ये क्या होगा? आपका डैम्पिंग कांस्टेंट होगा। और ये जो माइनस साइन ये साथ है ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स है ये आपकी मोशन के अपोजिट है। ठीक है, यानी कि जिस सिमत में आपकी मोशन हो रही है ये उसको अपोज करने की, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प मोशन को देख लेते हैं। पहले जो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी वो फ्री अनडैम्प मोशन थी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने डैम्पिंग फोर्स को डिस्कस ही नहीं किया। तो अभी आप देखें कि ये यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक ही चीज का हमने इजाफा किया है जो क्या है? माइनस बीटा टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी, जिसको हमने डैम्पिंग फोर्स का नाम दे दिया। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एम जी माइनस के एस इज इक्वल टू 0 होता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे? एम जी माइनस के एस की जगह आपने इसकी जगह आपने 0 को पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीटा टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, सिंपल। फिर आपने क्या करना है? एम को डिवाइड कर देना है, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी हम सिंपल क्या करेंगे? इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि हमारे पास कोई सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाए। हम क्या करते हैं? ये 2 लैम्डा इज इक्वल टू बीटा ओवर एम, ये बीटा और एम की जगह 2 लैम्डा सपोज कर लेते हैं और के ओवर एम की जगह हम ओमेगा स्क्वायर को लिख देंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बनेगी? डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प मोशन कहते हैं। ठीक है, ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, अभी हम देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम सेम उसी प्रोसीजर के तहत जैसे हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसी के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सपोज करना है कि x इज इक्वल टू एम टी एक्स सोल्यूशन है। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपने x को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद आपने इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। वो हम किस तरह बनाएंगे? ये जो आपने डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर और डी एक्स ओवर डी टी और x, ये आपने सिंपली इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका जो इक्वेशन आएगी वो आपकी ये आ जाएगी। और ये आपको पता है कि आपके पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं? सिंपल, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया है। इसमें आप देखें तो a की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है? 1। m स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, इसी तरह m के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 लैम्डा है तो b की जगह हमने 2 लैम्डा पुट कर देना है। ठीक है, और c की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस लैम्डा प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास इनके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपने देखना है कि ये रूट्स कौन से हैं? रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये हमें किस तरह पता चलेगा?
अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब है कि रियल और डिस्टिंक्ट होंगे आपके पास रूट्स। अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे। और अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 को इक्वल हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू तो फिर 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो ये आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट्स होते हैं, तो वो ये हमारे पास रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम इन तीनों केसेस को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, देन बीटा ग्रेटर देन के। क्यों? क्योंकि जो हमने लैम्डा को सपोज किया है वो बीटा ओवर एम किया था, 2 लैम्डा इज इक्वल टू बीटा ओवर एम। तो यहां से आपको नजर आ रहा है कि अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि लैम्डा में जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है उसकी वैल्यू ग्रेटर है, तो बीटा की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपके पास सिस्टम है ये डैम्प्ड मोशन है, कि ये ऑसिलेशन नहीं करेगा, बल्कि डैम्पिंग फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि वो थोड़ी सी मूवमेंट के बाद आप दोबारा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से वापस जाने ही नहीं देगा और वो उधर ही स्टॉप कर जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो सिंपल, जैसे हम रियल और डिस्टिंक्ट के लिए पहले जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, सिंपल उसी तरह x ऑफ t इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर m1t प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2t ये लिख देंगे। और m1 की जगह आपने क्या लिख देना है, जो सोल्यूशन आपके पास आया होगा m1 की जगह आपने ये लिख देना है और m2 की जगह आपने ये लिख देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपको नजर आ रहा है कि जब भी e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा प्लस आया, और आपको पता है कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टाइम्स e रेज़ टू पावर अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू t ये लिख सकते हैं। इनकी e रेज़ टू पावर माइनस t यहाँ भी अलग कर दिया और यहाँ भी अलग कर दिया, ये दोनों का जगह से कॉमन आ सकता है। तो हमारे पास जो रियल और डिस्टिंक्ट का सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक, अभी केस 2 क्या होगा कि आपके पास रियल और इक्वल रूट्स हों। रियल और इक्वल रूट्स कब होंगे, जब आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि बीटा इक्वल टू, यानी कि आपकी रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स दोनों बराबर हैं। तो इस सूरत में हमारे पास ये क्या आंसर आएंगे, ये क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन कहलाएगा। क्यों? कि थोड़ी सी वैल्यू अगर किसी एक की चेंज हुई तो आपका सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। अगर डैम्पिंग फोर्स ज्यादा हो गई तो ओवर डैम्प मोशन की तरफ चले जाएंगे, और अगर डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू कम हुई तो हम ऑसिलेशन की तरफ चले जाएंगे, यानी कि अंडर डैम्प मोशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास जो सोल्यूशन है रिपीटेड रूट्स की सूरत में वो क्या आएगा, वो ये आएगा e रेज़ टू पावर ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, और ये जब लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है तो e रेज़ टू पावर 0 1 की इक्वल होता है। तो इस वजह से ये हमारे पास सिंप्लीफाइड होकर ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स रूट्स। कम्प्लेक्स रूट कब आएंगे, जब भी अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो अगर लेस देन 0 हो तो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि लैम्डा को तो हमने सपोज किया था कि बीटा ओवर m था, यानी 2 लैम्डा जब हमने सपोज किया था उसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्या होगा कि बीटा की वैल्यू आपके पास लेस देन k है, तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो अंडर डैम्प मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो जनरल सोल्यूशन है वो किस तरह लिखेंगे वो मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। जब भी आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो आपने सिंपल इस तरह करके उसके सोल्यूशन को लिखना है। और ये जो e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t है ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये डैम्पिंग फैक्टर कहलाएगा कि किस रेट से आपके पास जो सिस्टम है डैम्पिंग फोर्स है वो उस सिस्टम पे अप्लाई हो रही होगी और वो सिस्टम कितनी जल्दी स्टॉप करेगा, ये इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, ये जितने भी हमने अभी 3 केसेस डिस्कस किए हैं इसमें देखें कि हमारे पास कहीं भी एम्पलीट्यूड की बात नहीं हुई, ना ही कहीं फेज एंगल की बात हुई है। लेकिन जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास फेज एंगल एम्पलीट्यूड वगैरह की बात करते हैं। तो हमने जिस तरह पिछले लेक्चर में इस सोल्यूशन को सिंप्लीफाई किया था और साइन और कॉज की फॉर्म में लिखा था, यहाँ भी हम सेम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि C1 किसकी इक्वल है, A sin फाई की इक्वल है, C2 हम A cos फाई की इक्वल करेंगे, वहां से आप A की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसी तरह फाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये जब सारी चीजें हम फाई और ये सारी चीजें फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन बनेगा अल्टरनेट फॉर्म में वो क्या बनेगा, x ऑफ t इक्वल टू a टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t इंटू साइन इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट टाइम्स t प्लस
5। ये हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म आ जाएगी। कॉशी पीरियड बेसिकली क्या होता है कि जो दो मैक्सिमम वैल्यूज है ना एक्स ऑफ टी की, उनको ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कॉशी पीरियड कहते हैं और इसको हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कॉशी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t करेंगे तो ये हमारे पास उलट हो जाएगा कॉशी पीरियड के, तो ये हमारे पास कॉशी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अभी ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ देखें ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ क्या आती है, इसकी जगह यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है 2 है। इसी तरह फाई की वैल्यू क्या है, फाई की जगह यहाँ -π/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है फाई की वैल्यू क्या है -π/3 है। अभी अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो एग्जांपल है ये कौन कौन से टाइम पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रॉस करता है, इसके जो मैग्नीट्यूड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी की जगह 0 को पुट करेंगे। 0 को पुट करने के बाद ये वाली जो वैल्यू है ये जब 0 से डिवाइड होगी तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर साइन को आप दूसरी तरफ ले कर जाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0। अभी आपने चेक करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 0 कौन कौन सी वैल्यूज पे, यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज साइन इनवर्स ऑफ 0 पे होती हैं। एक आपका 0 पे साइन इनवर्स ऑफ 0 होगा, एक पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन वैल्यूज पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2t - π/3 = n पाई। n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो 0 वैल्यू पे आ जाएगी, फिर n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो पाई पे, इस तरह करके, ठीक है। यहाँ से हमारे पास मुख्तलिफ टाइम्स की वैल्यू आ जाएगी कि कौन कौन से टाइम पे वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रॉस करती है। जैसे इस सूरत में मैंने t4 तक कैलकुलेट किया कि ये 4 टाइम है, इन 4 टाइम पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रॉस करती है, ठीक है। ये देखें, मसलन आपने x ऑफ 0 से स्टार्ट किया, फिर a पे गए, फिर वापस आए 0 पे, फिर -a पे गए, फिर 0 पे आए, तो ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। तो इस जो पूरे सर्कल को 0 से स्टार्ट होके दोबारा 0 पे आया, ये आपका बेसिकली कॉशी पीरियड होता है। और ये जो मैंने लिखा है tk - 1, मसलन 0 पे, टाइम 0 पे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रॉस किया, फिर वो a पर गया, ए पर जाने के बाद दोबारा फिर वो कौन सी वैल्यू पे 0 होगा, वो t2 पे होगा, जो है 2π/3। इसका मतलब है उसने t2 - t1 करेंगे तो आपके पास π/2 आएगा। लेकिन ये एक साइड उसने पूरी की है, x 0 से a पर गया है, फिर 0 पे आया, -a की तरफ तो अभी गया ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो π/2 है ये आपका हाफ कॉशी पीरियड है, क्योंकि हाफ तो इसने अभी ट्रेवल ही नहीं किया, ठीक है। और फार्मूला से हम कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला तो आपको पता है कि कॉशी पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2π/√ω² - लैम्डा स्क्वायर। ω² - लैम्डा स्क्वायर की मैंने आपको ऊपर वैल्यू बताई है, वो क्या है 2 है, तो 2π/2, यहाँ से हमारे पास कॉशी पीरियड क्या आ गया पाई। और हमने ऊपर अभी देखा था कि हाफ कॉशी पीरियड तो हमने फाइंड किया था x ऑफ 0 से a पर और a से फिर 0 पर। तो जब -a की तरफ जाएंगे, -a से फिर 0 पे आएंगे, तब ये पूरा कॉशी पीरियड कंप्लीट होगा। इसका मतलब है हाफ कॉशी पीरियड π/2 है, हाफ और ऐड करें π/2 + π/2, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि वहां से भी यानी कि जो आपके पास कॉशी पीरियड है वो आपके पास पाई ही आएगा। अभी हम एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को देख लेते हैं। हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें हमें इनिशियल वैल्यूज क्या दी गई, x ऑफ 0 = 1, यानी कि टाइम 0 पे जो डिस्टेंस है वो आपका 1 है जब आपने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। इसी तरह x डैश ऑफ 0 = 1, इसका मतलब क्या है कि टाइम 0 पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो 1 थी और ये डाउनवर्ड थी। ये मुझे कैसे पता चला, ये हमने जब इसकी थ्योरी बिल्ड कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास वेलोसिटी जो है ना नीचे की तरफ होगी, यानी कि डाउनवर्ड वेलोसिटी जा रही होगी तो वो पॉजिटिव वे होगी, और जब ऊपर जा रही होगी यानी कि वो जो स्प्रिंग है या जो चीज जिस चीज को आप एनालाइज कर रहे हैं वो जब ऊपर की तरफ जा रही होगी तो वहां आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इसी तरह जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे की तरफ डिस्टेंस होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, और जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जाते हैं तो उसको हम इंडिकेशन के लिए नेगेटिव, वैसे डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होता लेकिन उधर उसको एज ए नेगेटिव काउंट करते हैं सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको हम सॉल्व कर ले। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने लैम्डा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज को देखना है कि वो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये आपके पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये आप देखें dx/dt की जगह साथ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 2 लैम्डा = 5। यहाँ से आपका लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। इसी तरह 4x, x के साथ 4 है और ओमेगा स्क्वायर x है, इसका मतलब
मतलब है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और वहां से आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अभी आपने चेक करना है कि इसका ये ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, या कौन सा सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे, ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते। तो जब आप ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 9/4 आएगी, यानी कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ये आपको ओवर डैम्प्ड है और इसमें डैम्पिंग फोर्स की जो वैल्यू वो ज्यादा है। तो इसका मतलब है इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होगी, बल्कि ये नॉन ऑसिलेटरी टाइप की मूवमेंट होगी। जैसे अभी ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये नॉन ऑसिलेटरी टाइप है। ठीक है, एक स्मूथ सी कर्व बन रही है बस। अभी हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे तो सबसे पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। और मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है कि एक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली हमने एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की जो कि आती है m² + 5m + 4 = 0। ठीक है, फिर आपने इसको फैक्टराइज कर दिया या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ फैक्टराइजेशन हो सकती थी, तो मैंने फैक्टराइज करके इसके जो सोल्यूशन है उनको फाइंड कर लिया। और इसका सोल्यूशन क्या आएगा, m = -4 और m = -1। तो हमारे पास जो x ऑफ t आएगा वो क्या आएगा, c1 e⁻t + c2 e⁻⁻4t। क्योंकि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो सोल्यूशन हमारा इस तरह आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने जो इनिशियल वैल्यू आपको दी गई है आपने उनको अप्लाई करना है। x ऑफ 0 = 1 को जब अप्लाई करेंगे, यानी कि x ऑफ t की जगह आपने 1 को पुट करना है और t की जगह आपने 0 को पुट करना है। तो जो हाथ से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, c1 + c2 = 1। तो यहाँ से तो हम C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि C1 भी इसमें आ रहा है और C2 भी आ रहा है, जबकि इक्वेशन आपके पास 1 है। कम से कम अगर 2 अननोन हो तो हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो हम इसको इक्वेशन 1 के तौर पर रहने देते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि ये जो x ऑफ t है इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻t का डेरिवेटिव क्या होगा, -e⁻t आएगा। c1 तो कांस्टेंट है, ये साथ ही वैसे ही रहेगा। इसी तरह e⁻4t का डेरिवेटिव क्या होता है, 4e⁻4t, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने सेकंड वाली जो इनिशियल कंडीशन है x' ऑफ 0 = 1। ठीक है, x' ऑफ t की जगह आपने 1 को पुट करना है और t की जगह आपने 0 को पुट करना है। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -c1 - 4c2 = 1 और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अभी हम क्या करते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो यहाँ से हमारे पास c1 एलिमिनेट हो जाएगा और c2 की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। तो हमने सिंपल क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया। ऐड करने के बाद ये दोनों वैल्यूज आपस में कट गई, हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी आप इस किसी एक इक्वेशन में आप c2 की वैल्यू को पुट कर दें। जब आप किसी एक में पुट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ जो इक्वेशन 1 है उसमें C2 की वैल्यू को पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी। फिर आपने सिंपल क्या करना है कि x ऑफ t में C1 और C2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास x ऑफ t की वैल्यू ये आ जाएगी। अभी हमने क्या करना है, हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सी वो वैल्यू है t की जिस पे ये जो x ऑफ t है इसकी जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हम कैलकुलस में करते थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे और उसको इक्वल टू 0 पुट करते थे। इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ जाती थी और उन क्रिटिकल वैल्यूज पे या तो मैक्सिमा हो सकता था या मिनिमा हो सकता था। तो हमने सिंपल क्या किया कि x ऑफ t का एक टाइम डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वल टू 0 पुट किया। 0 पुट करने के बाद थोड़ी सी रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो t की वैल्यू आ जाती 0.157 आ जाएगी। ठीक है, जब आप x ऑफ t में जो कि ये दिया गया है इसमें आप t की वैल्यू को 0.157 पुट करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1.069, यानी कि ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया होगा वो 1.069 होगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले एन 8 lbs वेट स्ट्रेचेज स्प्रिंग 2 फीट, यानी कि उसका वेट कितना है, 8 पाउंड है और उसने स्ट्रेच कितना किया है, 2 फीट किया है। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 फीट हो जाएगी। फिर वो कहता है कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो किसकी इक्वल है, 2 टाइम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 2 टाइम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होगा, 2 टाइम्स dx/dt। तो हमें क्या कहता है कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ मोशन इफ वेट इज रिलीज्ड। अभी ये इनिशियल कंडीशन की बात करना शुरू कर दी है, वेट इज रिलीज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि x0 ऑफ 0 = 0 होगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट करना शुरू किया है उसने अपना एक्सपेरिमेंट विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 3 फीट
फीट पर सेकेंड, यानी कि x डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जब भी अपवर्ड की बात कर रहा होगा तो वहां हमेशा माइनस आएगा। अगर यही ये कहता कि विद डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 3 फीट पर सेकेंड, तो फिर क्या होगा, x डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 होता। लेकिन चूंकि ये अपवर्ड है तो इसकी वजह से हम नीचे जब इनिशियल कंडीशन में देखेंगे तो वहां x डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 होगा। अभी आप सिंपल क्या किया, वेट आपके पास 8 पाउंड है, ऐसा आपके पास 2 फीट है, तो हुक लॉ के मुताबिक क्या होगा कि जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो mg माइनस ks इज इक्वल टू 0 होता है। तो माइनस ks जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस kx बन जाएगा। इसका मतलब है 8 इज इक्वल टू s की वैल्यू 2 है तो 2k बन जाएगा। तो यहां से आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, 4lb पर फीट आ जाएगी। ठीक है, और डैम्पिंग फोर्स यहाँ हमारे पास क्या उसने बताया था, इंस्टेंट 2 टाइम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, तो यहाँ बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अभी हमने मैस को चेक करना है कि मैस कितना है, W इक्वल टू mg होता है, तो W क्या है, 8 है, m और g की वैल्यू क्या होगी, 32 होगी, क्योंकि g की वैल्यू फीट पर सेकंड स्क्वायर में 32 होती है। ठीक है, यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 स्लग्स आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि सिंपल ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। जब आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस 16x इज इक्वल टू 0। और इनिशियल कंडीशन तो मैंने आपको उधर बता दी थी। इनिशियल कंडीशन क्या थी, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो x0 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 था, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, तो इस वजह से -3 आया क्योंकि अपवर्ड था। अभी आपने सिंपल क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिपीटेड रूट्स आएंगे, और रिपीटेड रूट्स का हम जो जनरल सोल्यूशन है वो किस तरह लिखते थे, वो हम इस तरह लिखते थे। ये तो पहले हमने काफी दफा इसको डिस्कस किया। ये जो सिस्टम है ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। ये मुझे कैसे पता चला, अगर आप ये जो इक्वेशन दी गई है इसको आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की उससे कंपेयर करेंगे तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा। ठीक है, तो हम लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 है, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होगा, ये सिस्टम जो है क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। थोड़ी सी भी अगर डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होगी तो वो एक स्मूथ कर्व बनाएगा, ऑसिलेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी k की वैल्यू वो ज्यादा हो गई तो हमारे पास ये सिस्टम क्या करेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। अभी आपने सिंपल क्या करना है, आपने इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करना है। पहला कौन सी कंडीशन, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो आपने x ऑफ t की जगह 0 पुट कर देना, और t की जगह 0 पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, x ऑफ t को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ी सी फिर इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और फिर इनिशियल कंडीशन हमारे पास दूसरी कौन सी दी गई थी, x डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -3, यानी कि x डैश ऑफ t की जगह आपने -3 को पुट करना है। c1 की वैल्यू 0 है तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो c1 की वैल्यू 0 है तो वो तो सारी एक टर्म c1 वाली तो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास x ऑफ t की वैल्यू है वो क्या आएगी, -3t e raised to power -4t। और अगर आपने एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करना है तो हम किस तरह करेंगे, सिंपल आपने x ऑफ t को डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और ये कैसे आएगी, ये आपने यहाँ ऊपर जो है इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले टाइम आप t को डिफरेंशिएट कर लें और e raised to power -4t को वैसे रहने दें, फिर आप t को वैसे रहने दें और e raised to power -4t को डिफरेंशिएट कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सिंपल आपने इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो वहां से आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। फिर इसका ये आसान तरीका ये है, जब x ऑफ 1/4 करेंगे तो आपने क्या करना है, इसमें आपने 1/4 की वैल्यू को पुट करना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.276 फीट। और ये जो माइनस है ये आपको क्या बता रहा है कि ये जो हाइट है ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जो है ना उस पे ये मैक्सिमम हाइट इसने अटेन की है। ठीक है, नीचे नहीं है, नीचे होता तो इसमें ये माइनस का साइन ना हो। तो ये इंडिकेशन के लिए है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर मैक्सिमम हाइट उसने अटेन की है या नीचे अटेन की है। ठीक है, ये उसके लिए है, डिस्टेंस के लिए नहीं। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।